बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजभवन देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा श्री केदारनाथ क्षेत्र के कार्यों से संबंधित कॉफी टेबल बुक का विमोचन एवं यूएसडीएमए डैशबोर्ड का लोकार्पण किया गया है। सीधा लिए चलते हैं आपको। जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा ये कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण हुआ है, विमोचन हुआ है, निश्चित रूप से उस दिशा में हमें और प्रेरित करेगा। एक बार फिर से सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके कुशल नेतृत्व एवं प्रभावी निर्णय क्षमता के अंतर्गत उत्तराखंड निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इसी क्रम में मैं तो कॉफी टेबल बुक का उद्घाटन यहां पर किया गया, उसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी बात भी यहां पर रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां मौसम विभाग के येलो अलर्ट जारी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द हो गया है। धामी सरकार ने 27 फरवरी को पीएम के आने के कार्यक्रम के हिसाब से तैयारी की थी, लेकिन उस दिन बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया। तो पीएम मोदी का शीतकालीन यात्रा पर गंगोत्री के मुकबा और हर्षिल आने का कार्यक्रम था। अब प्रधानमंत्री मार्च में देवभूमि आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द हो गया है। खराब मौसम की वजह से इस दौरे को रद्द करना पड़ा है। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री का ये दौरा रद्द हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा रहने वाला था, लेकिन मौसम विभाग की येलो अलर्ट के चलते अब ये दौरा रद्द कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल साहिल, क्योंकि मैं अभी मौजूद हूँ मुकबा में। माँ गंगे की जो शीतकालीन प्रवास है, मैं वहाँ पर अभी मौजूद हूँ, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का जो 27 तारीख को जो दौरा था, कहीं ना कहीं यहाँ पर वो मौसम विभाग की जो सटीक जानकारी है उसके कारण यहाँ पर उनका प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। क्योंकि अभी मैं मुकबा में हूँ, आप देख सकते हैं क्योंकि मौसम बना हुआ है, बिल्कुल बादल छा चुके हैं और बर्फबारी का जो माहौल है वो थोड़ी देर में दिखने शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे माँ गंगे का जो शीतकालीन प्रवास मुकबा है, जहाँ पर प्रधानमंत्री की जो तैयारी है लगातार जोरों से चल रही है। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ग्राम सभा मुकबा के जितने भी कार्य जो लकड़ी से यहाँ पर जो कार्य है लगातार चल रहा है। और आप मंदिर का भी देख सकते हैं। मंदिर का जो यहाँ पर कई क्विंटल फूल से यहाँ पर मंदिर को सजा रहे हैं और लगातार अभी जो तैयारी है वो चल रही है। जी साहिब। सुमित, वहीं अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ये शीतकालीन दौरा था, इससे कई सारी उम्मीदें यहाँ पर थी। लगातार ये कहा जा रहा था कि पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ तमाम व्यवस्थाएं भी वहाँ पर की जा रही थी। लगातार जो व्यवस्थाएं थी उनकी समीक्षा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी नजर आ रहे थे, लेकिन अब ये दौरा रद्द कर दिया गया है। अब इस दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कब दोबारा प्रधानमंत्री अब उत्तराखंड का रुख करने वाले हैं और किस तरीके से जो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी वो आगे देखने को मिलेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों की और तमाम जो मुकबा के निवासी है उनकी एक उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं। सबकी एक आस है और जो तैयारी है वो लगातार जोरों से है। क्योंकि 27 तारीख को जो बर्फबारी मौसम विभाग ने बता रखी है वो बिल्कुल सटीक देखने को मिल रही है। क्योंकि मुकबा में मौसम जो पहाड़ है वो देख सकते हैं आप, क्योंकि बर्फबारी शुरू हो चुकी है। और जो 6 तारीख को जो बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है कि 6 तारीख को जो यहाँ पर प्रधानमंत्री का फिर से जो तैयारी है उसके लिए यहाँ पर फिर से चल रही। 6 तारीख को बताया जा रहा है कि 6 तारीख को प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुंचेंगे, शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देंगे। इसके और उद्घाटन के लिए भी लोग काफी उत्साहित, क्योंकि कहीं ऐसे जो ट्रैक है जिनका वो यहाँ पर उद्घाटन करेंगे और कहीं जैसे नेलांग वैली की बात की जाए तो वहाँ पर जनक ताल का भी यहाँ पर शुभारंभ होगा। और तमाम जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं सबकी एक आस है कि प्रधानमंत्री कब यहाँ पर पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री का जो यहाँ पर प्रोग्राम रद्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सबको यहाँ पर काफी दुख का क्षण देखने को जरूर मिला, क्योंकि तैयारी को लेकर शीतकालीन यात्रा है। और जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो निचली ओर रहते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी ज्यादा होने के कारण। और आजकल आप देख सकते हैं पूरा गांव में यहाँ पर लोग आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। जी चलिए सुमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी की है। इसे लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। डीबीटी के जरिए इस किश्त को किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया,
इस मौके पर देहरादून के सरखेत गांव मालदेवता में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। वहीं देहरादून के सरखेत गांव मालदेवता में आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि कार्यों को सुगम बनाने के लिए प्रदेश की स्वयं सहायता समूहों को सहायता चेक बांटे। वहीं सहायता चेक पाने पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सरकार का आभार भी व्यक्त किया। आज किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में भागलपुर से सीधे मोदी जी के द्वारा डाली जा रही है। 22,000 करोड़ रुपया डाला जा रहा है जो डीबीटी के माध्यम से सीधा किसानों के खाते में जाएगा। वहीं उत्तराखंड के 8,21,097 किसानों को 181 करोड़ रुपया उनके खाते में सीधा इस योजना के माध्यम से मतलब मोदी जी की तरफ से हमें कृषि यंत्र मिले हैं जिनसे कि हमें कार्य करने में, अपने कृषि कार्य करने में बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है और हमें वहां से आटा चक्की, ट्रैक्टर, ये सारी सुविधाएं मिलती है। तो उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लगातार विरोध जारी है। एक और जहां सरकार इसको आम जनता के लिए हितकर बता रही है, वहीं तमाम लोगों से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली नीति कह रहे हैं। इसे लेकर प्रमुख ऊर्जा सचिव ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली उपभोक्ताओं के रीडिंग या बिलिंग संबंधित शिकायतों में कमी आएगी। साथ स्मार्ट मीटर शुल्क के बदले जाए। उन्होंने कहा स्मार्ट मीटर अत्याधुनिक बिजली मीटर है जिसका कंट्रोल उपभोक्ता के हाथ में रहता है। मैं 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें भी मैं उसी समय साफ किया था कि प्रीपेड कंपलसरी नहीं है, पोस्ट ही व्यवस्था है। बात का इंशन मिला है कि अभी पेड ही इसको चलाया है और केवल उत्तराखंड नहीं है, जो अन्य प्रदेश जो लगा रहे हैं वहां पर भी पोस्ट पेड व्यवस्था में ही अभी चला रहे हैं। प्रीपेड अगर भविष्य में आता है तो उस समय देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान में ऐसे कोई प्रीपेड की व्यवस्था नहीं है। हाँ, ये बात पॉइंट भी मैंने क्लैरिफाई किया था, अगर कोई स्वेच्छा से प्रीपेड मोड को ऑप्ट करते हैं तो उसमें 4% बिजली के बिल का छूट होगा घरेलू उपभोक्ता के लिए, और अगर गैर घरेलू उपभोक्ता है या इंडस्ट्रियल है तो उनको 3% की छूट मिलेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? स्मार्ट मीटर्स को लेकर अभी भी कई जगहों पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऊर्जा मंत्री का बयान भी यहाँ पर सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली है। मीटर का कंट्रोल ग्राहक के हाथ में रहने वाला है। जो भी बरगलाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है और स्मार्ट मीटर जो हैं वो लोगों की भलाई के लिए यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी? देखिए सर, उत्तराखंड में जिस तरह को लेकर लगाते हैं और एक तरफ जहां जो लोग हैं, चाहे वो दलों के लोग हों या फिर अन्य लोग हों, वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार से जनहित में मान रही है और ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने भी इस बात को स्पष्ट किया है और कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उन्होंने ये बात कही है। हालांकि जो स्मार्ट मीटर को लेकर के दुविधा में लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड और पोस्ट पेड यहाँ पर होगा तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें होंगी, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट ये कहा गया है जाएंगे वो अभी बहरहाल पोस्ट पेड होगा और ये बहुत एक अच्छी योजना इसे बताई जा रही है। लगातार जिस तरह से चाहे वो सरकार के तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसका व्याख्यान कर रहे हैं। ऊर्जा सचिव ने भी खुद कहा है कि इससे कहीं ना कहीं जो आधुनिकता है वो बढ़ेगी और साथ ही साथ जो कमियां हैं उसे दूर करने का काम स्मार्ट मीटर के जरिए किया जाएगा। लोगों की जो शिकायतें होती हैं, बढ़ोतरी होती हैं, उस पर कंट्रोल करने का काम किया जाएगा और जो भी नियंत्रण होगा वो उपभोक्ता का इस मीटर पर होगा ताकि वो अपनी जो शिकायतें हैं, जन शिकायतें हैं, वो इस पर कर सके। लेकिन दूसरी तरफ जो अन्य जो लोग हैं, खासतौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें या अन्य पार्टियों की करें तो यहाँ पर इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि कहीं न कहीं सरकार जो पूंजीपति लोग हैं उनको फायदा देने के लिए इस तरह की जो योजना है वो जबरदस्त जो लोगों को यहाँ पर उनको जो स्मार्ट मीटर हैं वो दिए जा रहे हैं ताकि लोग परेशान हो सकें। अब बहरहाल अभी शुरुआत हो चुकी है। खुद जो राधा रतूड़ी मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड में, उन्होंने कहा है कि वो भी सभी जगह जो कर्मचारी हैं, विधायक हैं, उनके आवास पर भी सबसे पहले स्मार्ट मीटर लगे जाएंगे और उसके बाद जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके भी आवास में अब लगने शुरू हो चुके हैं। जी चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के बाद प्रदेश में उनका विरोध लगातार जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि जब तक प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री रहेंगे तब तक वो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में शामिल नहीं होंगे। प्रेमचंद अग्रवाल को अगर नहीं हटाया जाता है तो कार्य मंत्रणा समिति से भी इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने तो हरिद्वार में भी गंगा के तट पर जो है गंगा माँ का स्मरण किया और कहा कि मेरे आरोप लग रहे हैं, इसको गंगा मैया देखे। अब मैं क्या कहूँ, अभी आपने एक पिक्चर भी देखी होगी कि गंगा माँ जो है पापियों के पाप धोते धोते मैल रही है, देखिए ना। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाप करो और गंगा मैया में डुबकी लगा करके आप क्या समझते हैं कि आपके पाप समाप्त हो जाएंगे? ये समाप्त होने वाले नहीं है। आपको अपना आचरण, आपका अपना व्यवहार सुधारना होगा। हरिद्वार से है, जहां महाशिवरात्रि के लिए मंदिरों को सजाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सजावट का काम मंगलवार शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। श्रद्धालु बड़ी संख्या में शिवालयों की ओर रुख कर रहे हैं, जहां विशेष पूजा अर्चना की तैयारियां चल रही हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त 26 फरवरी को सुबह 11:08 से शुरू होकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 तक रहेगा। प्रदोष काल के अनुसार मुख्य पूजा 26 फरवरी की रात को ही संपन्न की जाएगी। अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। तो राज्य सरकार के कर्मचारी शादी का रजिस्ट्रेशन पत्र लिखा गया है। यूसीसी के तहत विवाहित कर्मचारियों का पंजीकरण होगा। 26 मार्च 2010 के बाद हुई शादियों का रजिस्ट्रेशन होगा। तो यूसीसी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यूसीसी के तहत विवाहित कर्मचारियों का पंजीकरण होगा। 26 मार्च 2010 के बाद हुई शादियों का रजिस्ट्रेशन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यूसीसी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा जरूरी, और मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को इस बाबत पत्र लिखा है। तो बता दें कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, और ऐसे में अब जिलाधिकारी ने अधिकारियों को पत्र यहां पर लिखा है। 26 मार्च 2010 के बाद हुई शादियों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यूसीसी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। तो मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को यह पत्र लिखा है। राज्य सरकार के कर्मचारी शादी का रजिस्ट्रेशन कराएं, ऐसा इस पत्र में लिखा गया है। उधर रुड़की में मंगलौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आपसी झगड़े और मारपीट के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के समझाने बुझाने के बावजूद भी जब वो और ज्यादा उग्र हो गए तो पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रही। तो हरिद्वार में इन दिनों छात्रों की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसे देखते हुए एसएसपी ने डीजे साउंड को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। इसके तहत परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डालने वाले यानी तेज आवाज में डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं, डीजे सिर्फ तय मानकों के अनुसार ही बजाए जाएंगे। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर पौड़ी के कंडोलिया मैदान में आयोजित भर्ती परीक्षा पहले दिन 500 अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया। पौड़ी में 3707 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की परीक्षा होनी है, जिसमें हर दिन 500 अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए बुलाया गया है, जिनमें से पहले दिन 372 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए। भर्ती प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू की जा रही है, जिसमें सबसे पहले अभ्यर्थियों के शैक्षिक व अन्य जरूरी प्रमाण पत्रों की जाँच की जा रही है। बता दें कि पुलिस विभाग की ओर से भर्ती को लेकर करीब 100 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पुरुषों की ये भर्ती है। कुल हमारे पौड़ी क्षेत्र में 3707 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, फार्म भरे गए हैं, जिसमें कि 24 तारीख से लेकर ये 4 तारीख तक की भर्तियाँ का आयोजन है, मार्च तक के लिए।
और ये हर दिन के हिसाब से आज 500 लोगों को पार्टिसिपेंट के लिए बुलाया गया था, जिसमें 370 पार्टिसिपेंट उपस्थित हुए। जिनके एसएसपी महोदय के आदेश पर और निर्देश पर ये सब कार्रवाई हो रही है पूरी इनकी देखरेख पे, और इसमें हर एक के वीडियोग्राफी और हर उसमें इवेंट की वीडियोग्राफी और हो रही है और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ पूरा कार्रवाई हो रही है। दरअसल हम इसके मतलब इंतज़ार तो काफ़ी समय से था, क्योंकि बीच में उत्तराखंड में ऐसा है कि अब कोई भर्ती का ऐसा नहीं है कि अब कभी तो नोटिफिकेशन निकलता है, फिर महीनों बाद उसमें कुछ प्रोसेस वगैरह में भी दिक्कतें वगैरह चलती रहती हैं। और रोजगार के लिए भी उत्तराखंड में जैसे आपने सही कहा कि माध्यम एक तो आर्मी है हमारा और एक पुलिस है, और इसके अलावा एक तीसरी चीज़ है वो तो है होटल। तो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से हम तैयारी कर रहे थे, तो इससे पहले हम इस आर्मी की तैयारी कर रहे थे, तो आर्मी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी इसकी थोड़ा बहुत तैयारी भी हो गई, पुलिस के साथ में तैयारी, तो बस सही है, तैयारी अच्छी कर रही। देखिए अभी तक की बात करें तो अच्छी व्यवस्था है यहाँ की, काफ़ी चीज़ों को काफ़ी व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे कर रखे हैं। कुछ भी बच्चों के जैसे जनसंख्या भी यहाँ पे 400-500 के तकरीबन बच्चे हैं, तो अच्छा। हमारी आज कंडोलिया ग्राउंड में पुलिस भर्ती पसंद चल रही है, इसमें मैं 1.5 महीने से भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। अपने परिवार के लिए, अपनी बेरोजगारी की वजह से मैं इस भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। और हमारे पुलिस प्रशासन जो मित्र पुलिस जो बॉडी के हैं, जो हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत ईमानदारी से अच्छे ढंग से काम चल रहा है। और हमें युवा पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे से मेहनत करें और अपने देश का नाम रोशन करें, और अब जितने भी हो सकता है हम कोशिश करेंगे और कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन के पटल पर कई प्रस्ताव रखे गए। इस दौरान सीएम धामी ने सदन में उत्तराखंड भू कानून को लेकर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखा, जिस पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की। चर्चा के बाद भू कानून को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस इस भू कानून के खिलाफ है, क्योंकि इसमें कई विसंगतियां हैं। कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी सरकार के अंतर्गत बने भू कानून की मांग करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भू कानून के मामले में राज्य की जनता को मूर्ख बना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तिवारी सरकार व भू कानून नष्ट भ्रष्ट किया। राज्य के अंदर बेहतरीन व्यवस्था तिवारी सरकार के भू कानून में थी। जो मकान बनाना चाहे उसको 500 गज, जिसको बाद में खंडूरू जी ने 250 गज कर दिया, कांग्रेस ने उसका विरोध नहीं किया। 250 मीटर जमीन जो मकान बनाना चाहे, रहना चाहे, बसना चाहे, उसके लिए स्वागत है देश के किसी भी कोने का व्यक्ति। और 12.5 एकड़ जमीन किसी भी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई यहाँ पर उद्योग लगाना चाहे, कोई फैक्ट्री लगाना चाहे, कोई यहाँ पर होटल रिसोर्ट बनाना चाहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में सारा नष्ट भ्रष्ट करना शुरू किया और धामी जी ने आते आते सारी कंडीशन समाप्त कर दी, उस भू कानून को बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया, जिसके कारण पूरे राज्य की कीमती जमीनें, तमाम पहाड़ की, मैदान की, देहरादून की, राजधानी की सारी जमीनें खुर्द-बुर्द करने का काम धन्ना सेठों ने और धनपशुओं ने करा। भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस ने भू कानून का विरोध यहां पर किया है। कांग्रेस का कहना है कि इस भू कानून में विसंगतियां हैं और इसीलिए कांग्रेस इसका विरोध करती है। सूर्यकांत धस्माना ने इस भू कानून की भी यहाँ पर बताई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस भू कानून में कई सारी विसंगतियां हैं और इसी वजह से कांग्रेस इस भू कानून के समर्थन में नहीं है। तो कानून में विसंगतियों का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। सूर्यकांत धस्माना ने इस भू कानून में कई विसंगतियां बताई। उन्होंने कहा कि इस कानून में कई सारे बदलावों की ज़रूरत है और इसी वजह से कांग्रेस इस भू कानून का समर्थन नहीं करती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।